थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इतना चीज़ यहाँ बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने उतना चीज़ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसका पूछेगा चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है। सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, लिख लो वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, ठीक है। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब एक चीज देखो, जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कोई किया होगा, तो डिस्कवरी किसने किया था, तो लिख लो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, ठीक है। अब पूछेगा इसका नेम्ड बाय, यानी इसका नामकरण किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो लिख लो एस्टोनी, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है शायद जॉन एस्टोनी, ठीक है, जॉन एस्टोनी, लेकिन हम लोग एस्टोनी लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आपके पास चार्ज भी और क्या है, मास भी है। अगर पूछेगा चार्ज बाय मास का रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो कितना होगा, तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, यानी इतना बाई में इतना जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, वैल्यू जो मिलेगा 1.76 × 10 के पावर में 8 कूलम पर ग्राम, ये आपको वैल्यू मिलेगा, चार्ज बाय मास का वैल्यू ये मिलेगा तुमको, ठीक है। अब अगला चीज देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इतना तक हो गया। हाँ एक चीज देखो, अब जो चार्ज होता है, चार्ज के बारे में किसने बताया था, तो ये जो चार्ज के बारे में होता है किसने बताया था, मिलिकन, लिख लो मिलिकन, यहां लिख दे रहे हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। मिलिकन ने बताया था, मिलिकन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था इन्होंने, मिलिकन ने बताया था कि चार्ज होते, चार्ज का वैल्यू बताया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो इतना चीज आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानना ही है, क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, देखिए आपने कहीं पढ़ा होगा एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद एक पार्टिकल है, और इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा। तो एक चीज देख ले, ध्यान से देखना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इसका मास सेम होता है, इसका चार्ज क्या होता है, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, देखिए यहां पर इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, यानी आपस में क्या होगा, m2 = m1 बराबर होंगे। अब देखो जो इस पर चार्ज होगा, ये भी चार्ज और इस पर चार्ज है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन बट साइन इज डिफरेंट, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वो देखो ये जो हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां ध्यान से देखना तुम लोग, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, देखो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और इसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को, जब इसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को तुम लोग यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन बनेगा, पॉजिट्रॉन।
और पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। और पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो लिख लो डिस्कवर्ड बाई एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। तो बाबू इतना चीज आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। और आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगला पॉइंट, एक चीज और देख लो इलेक्ट्रॉन के बारे में। बॉन्ड फॉर्मेशन आपने कभी सुना होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि किसी एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गई या सेल हो गई। सपोज इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जो बाहर वाले ऑर्बिट है इसको हम लोग क्या, कैसा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन बाबू? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किस पर डिपेंड होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होगा। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कैसा प्रोसेस होता है? तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है? ये केमिकल प्रोसेस होता है। लिख लेना, कैसा प्रोसेस होगा बाबू? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस। और एक पॉइंट इसमें लिख लेना, इसी में, द केमिकल बिहेवियर of an element depend upon number of valence electron। यानी जो रासायनिक जो व्यवहार होगा किस पर डिपेंड होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस है। और जो ये लिखे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लो, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी केमिकल बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा? तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं। उतना चीज आपने नोट कर लिया। अब आते हैं ड्यूअल नेचर के बारे में। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं? तो ड्यूअल नेचर होते हैं। तो ये आप कैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होते हैं? मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटॉन के पास क्यों नहीं होता ड्यूअल नेचर, न्यूट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, क्यों नहीं होता ड्यूअल नेचर? तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेरा, क्यों नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा, रट लिया होगा, ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन, आखिर क्यों होता है ड्यूअल नेचर? इसको समझते हैं। देखिए, पहले समझेंगे ड्यूअल नेचर क्या होता है। देखिए, ड्यूअल नेचर, आज के बाद आप ड्यूअल नेचर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए, ड्यूअल नेचर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के पास अगर वो सब्सटेंस ड्यूअल नेचर होगा तो उसके पास दो चीज होगी, दो टाइप का नेचर होगा। एक नेचर होगा पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, और एक होगा वेव नेचर। दो तरह के नेचर हो। किसी सब्सटेंस अगर ड्यूअल नेचर बोलेंगे, से इलेक्ट्रॉन का आप ड्यूअल नेचर बोल रहे हैं, तो या तो उसके पास पार्टिकल नेचर होगा या तो उसके पास वेव नेचर बढ़ेगा। एंड इन ये जो नेचर दो पार्टिकल पास होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूअल नेचर बोलते हैं। अब समझते हैं। देखिए, ड्यूअल नेचर कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो सब्सटेंस ड्यूअल नेचर है? इसके लिए कंडीशन होता है। क्या होता है? इसके लिए कंडीशन होता है। देखो, ड्यूअल नेचर वो सब्सटेंस होगा जिसका मास क्या होगा? बहुत छोटा होगा। मास क्या होगा? बहुत छोटा। मास क्या होगा? बहुत छोटा। मास क्या होना चाहिए? बहुत छोटा मास होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज कि वेलोसिटी जो होगी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो के बराबर उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। दो कंडीशन है, मास बहुत छोटा और वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है बाबू? 9.1 इंटू 10 के पावर में 31 kg। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, -31 लेगा है। क्या है? ऑर्डर कितना है बाबू इसका? -31। यानी ये वैल्यू कितना है? 9.1 का मत देखिए, यहाँ क्या देखिए? -31 का देखिए। यानी इसका समझ रहे कि क्या वैल्यू बहुत छोटा है। ये वैल्यू क्या है? बहुत छोटा वैल्यू है। यानी इसका मास क्या है? बहुत छोटा है।
इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत छोटा मास होता है। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया मास पर। अब एक चीज देख लो, आपने पढ़ा होगा ऐसे कि इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूमता होगा या ऐसे घूमता होगा ऑर्बिट पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन झूमता है। देखो कैसे झूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे झूमता है, ठीक है। अब इसके झूमने के कारण इसकी जो वेलोसिटी होगी नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इसकी जीरो के बराबर नहीं होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो के बराबर नहीं होती है। और वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं होने के कारण यानी ये भी कंडीशन क्या है, फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, इस पर फॉलो हो रही है। तो बोल सकते हैं थस इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होंगे। अब पूछोगे सर प्रोटॉन का ड्यूअल नेचर क्यों नहीं होता, न्यूट्रॉन का ड्यूअल नेचर क्यों नहीं होता है। देखो प्रोटॉन के मास का वैल्यू भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, मास उसका छोटा होता है। न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन उस जो वेलोसिटी होती है उसकी, जैसे आप बोलोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो सोया हुआ होता है, जान लो उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं होती है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो ड्यूअल नेचर सिर्फ किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। समझ में आ गया आपका ड्यूअल नेचर। आज के बाद आप ड्यूअल नेचर कभी भूलोगे नहीं। पहले इसको स्क्रीनशॉट करो ड्यूअल नेचर को, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस 2 मिनट का लिख कर लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। हो गया ड्यूअल नेचर। अब देखो यहां चीज, एक क्वेश्चन तुमको आ सकता है, अगला पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्या होता है, निगेटिव होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कभी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका टोटल एनर्जी 2 तरह के होंगी, या तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो जो टोटल जब निकालेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल का जब ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या आता है, निगेटिव हो जाता है। क्या आता है, निगेटिव। तो आप याद करें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। बस एक पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, क्या है सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं सब पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, देखो न्यूक्लियस है, ये क्या होती है, ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट बना दिए। देखो सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर दे, एनर्जी दे दे। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है उस कैसा स्टेट में है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में है। जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बाबू, एनर्जी दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, अगले वाले ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। अब ये जो स्टेट होता है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब एक चीज देख लो, जो इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइटेड कितने समय तक रहता है, इलेक्ट्रॉन कितने समय तक रहता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है टाइमिंग 10 के पावर माइनस में 8 सेकंड तक ही रहता है, शायद 10 के पावर में 8 सेकंड तक ही रहता है इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, यहीं तक बस रहता है, ठीक है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, तुम यहां एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है। एक चीज समझ जाओ, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। स्टेबिलिटी क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। देखते हैं जब इसको एनर्जी दो तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या लिखवाया कि स्टेबिलिटी क्या होती है, इनडायरेक्टली। जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आपको पता होगा कि जिसकी एनर्जी बड़ी होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से कंक्लूजन एक मिला। अब एक चीज देख लो, अब इस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन को तुमको यहां पहुंचाना है, तो फिर इसको एनर्जी दोगे, क्या करोगे, इसको एनर्जी दोगे। जब इसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां क्या करेगा, इमिट करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से यहां पहुंच जाएगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो सेम चीज वही बता रहा हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है क्या होती है, एनर्जी की। अब एक चीज देखो, जब यहाँ एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो कौन सा रे छोड़ता है, गामा रे, गामा रे, गामा रे या फोटोन, फोटोन को इमिट करता है या गामा रे को इमिट करता है, ठीक है, यानी छोड़ता है, तो ये रिलीज करता है। समझ में आ गया इसको। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अकॉर्डिंग समझ में आ गया। यानी जब ध्यान से यहाँ देख लो, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना स्क्रीनशॉट करो, फिर चलते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोटॉन क्या होता है। देखो प्रोटॉन बाबू जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिटा लो, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, नेगेटिव था, बस इसका पॉजिटिव वही चार्ज होता है। प्लस 1.6 इंटू 10 पावर में -19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। अब पूछेगा प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास पूछेगा, इसको लिखो 1.672 इंटू 10 पावर -27 kg, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी पूछेगी, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाई। अब इसका पूछेगा नेम्ड बाई, किसने नामकरण किया था, ठीक है, दो चीज पूछ सकता है आपको। तो डिस्कवर किसने किया था बाबू, तो ये गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और जो नेम्ड किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इतना चीज आपसे पूछ सकता है। अब एक चीज और पूछ सकता है, चार्ज बाई मास का रेशियो, चार्ज बाई मास का रेशियो पूछ सकता है। दो चार्ज इतना और मास का जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको, तो अभी बताओ, सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। देखो इतना आएगा 9.58 इंटू 10 के पावर 4 कूलम पर ग्राम। यहाँ मैंने ग्राम लिख रहा हूँ, केजी में नहीं लिख रहा हूँ, क्या ग्राम में लिख रहा हूँ, आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटॉन के बारे में है। चार्ज कितना होता है बाबू, 1.6 10 को -90 कूलम, मास इतना होती है, डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन, नेम्ड बाय रदरफोर्ड, चार्ज बाय मास, इतना रेशियो। अब जो एमसीक्यू आएगा हमारा, एमसीक्यू में इसको देख लेंगे, अगर प्रोटॉन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो वहां मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं आपको। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रॉन, आपको पता होगा न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है क्या होता है बाबू, 0 होता है, या इसको बोलते हैं न्यूट्रल। चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पूछेगा इसका मास कितना होता है, इसका मास बाबू कितना होगा बताओ तुम ही, 1.674 इंटू 10 के पावर -27 kg। कहीं कहीं 5 भी देता है, ठीक है, 1.675 भी कहीं कहीं देता है, तो उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसका डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इतना पहले क्या आप नोट करो, ठीक है। अब देखो इसका चार्ज बाई मास रेशियो क्यों नहीं होगा, आप बोलोगे सर चार्ज बाई मास रेशियो इसका क्यों नहीं लिखवाया, इसका चार्ज क्या है, 0 है। यहाँ पर अगर 0 रखोगे, 0 बाई मास इसका रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, तो इसलिए चार्ज बाई मास रेशियो इसका नहीं होता है, ठीक है, इसका नहीं होता है। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837। ये बताऊंगा क्या है, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1839, ठीक है। या कहीं कहीं देखो 42 भी दिया रहेगा, क्या कहीं कहीं 42 भी दिया जाएगा, तो उसको हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक ना, वो चीज बात की बात, पहले आपको इतना जानना जरूरी है, ठीक है। एक चीज देख लो, यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है 183 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अरे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर इतना में मल्टीप्लाई करते तो तुमको मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। यानी इतना गुना है, यानी इतना टाइम से मास ऑफ प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मैंने जो जब कोई प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के इतना गुना होता है। यानी कहने का मतलब क्या, इससे बड़ा कौन लग रहा है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1839 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे बड़ा कौन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और कितने टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 183 टाइम्स। अब एक चीज देखिए, वैल्यू ये बड़ा है कि वैल्यू ये बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा हुआ, लेकिन प्रोटॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। लेकिन ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ा है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, बड़ा होगा। तो इसको लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, बड़ा कौन होगा सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे करना, ठीक है, ये बड़ा होगा। इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कुछ देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे से बनता है। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, एंड सबसे भारी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। यानी जिसका मास ज्यादा होगा क्या होगा, ज्यादा भारी होगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो एक चीज देखो तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा था इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन क्या मैंने दिया, हाइड्रोजन दिया। क्या दिया बाबू, हाइड्रोजन को दिया है। अब देखो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, किसको टिक करेंगे। तो इसका आप कभी कभी बहुत लड़का लोग हाइड्रोजन को भी टिक कर लेता है। तो हाइड्रोजन क्या है, गलत है। न्यूट्रॉन क्या है, सही है। अब देखते हैं कैसे गलत है। आपको पता है, देखिए हाइड्रोजन पहले समझते हैं। हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एक, और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, एक होता है। ये क्या होता है, AME में होता है। क्या होता है, AME में होता है। इससे हाइड्रोजन देखो, कोई भी जो एटॉमिक मास होता है किससे बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एक ही बात है, ठीक है। अब एक चीज देखो तो, क्या हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता है। अगर तुमको न्यूट्रॉन निकालना होगा, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन निकाल देखो क्या होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, आपको पढ़ा चुके हैं कि न्यूट्रॉन निकालने क्या होता है, तरीका होता है। एटॉमिक मास कितना है, एक। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, एक है, जीरो आ जाएगा। यानी इसका कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता है, तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं रखता अपने पास। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास जीरो हो गया, समझ में। क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, समझ में आ गया। देखो न्यूट्रॉन यहाँ जब जीरो है तो यहाँ प्रोटॉन है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो एक लिख देंगे, तो एक आ गया। अब देखो यहाँ एक आ गया प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पर है। और देखो एक प्रोटॉन का मैंने क्या बताया था, एक प्रोटॉन का मास मैंने कितना बताया था, आप ही बताओ। एक प्रोटॉन का मास मैंने कितना बताया था, मैं बता चुका आपको 1.672 × 10 के पावर में -31 kg, ठीक है, इतना बता चुका आपको। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, 1.674 × 10 को -27 kg। कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, बताओ फिर। -31 जो लिखा उसे ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ ये प्रोटॉन क्या हो होता है जाएगा, 1.672 × बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होता है। बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन को, इसका ऑप्शन क्या होता है, सही ऑप्शन न्यूट्रॉन होता है। सही ऑप्शन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब एक चीज आप ध्यान से देख लो, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको नोट में, यहाँ से नोट करके लिख लेना आप लोग। मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिखवाया था 1837, ठीक है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी 1837 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको नोट डाउन में करके लिख लेना तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, जो आइसोटॉन्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है वो सब चीज़, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग।